Okay, so Okay. we are starting a new unit that is business ideas. बेसिकली इस पूरे यूनिट में हम लोग बिजनेस आइडिया, इनोवेशन, इन सब के बारे में जानेंगे। देखो, बिजनेस आइडिया क्या होता है, बिजनेस आइडिया का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर देखो कि पहली डेफिनेशन दी हुई है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है तुम लोगों को। सबसे पहली चीज़ हमें पढ़ना है बिजनेस आइडियाज़। तो यहाँ पर ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ। ठीक, सबसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसिंग बिजनेस आइडियाज़, मतलब प्रॉमिसिंग बिजनेस आइडियाज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहली चीज़ है इनोवेटिव होना चाहिए, दूसरी चीज़ यूनिकनेस होनी चाहिए, तीसरी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, चौथी चीज़ प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक, बिजनेस आइडियाज़ क्या होते हैं, बिजनेस आइडियाज़ बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छे होते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमें किस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करना है। सबके दिमाग में कोई ना कोई बिज़नेस आइडिया होगा ही होगा, ऑलमोस्ट सबके दिमाग में होता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई बिज़नेस आइडिया बनाते हैं तो हम उसमें हमें जो ध्यान देना है एज एन एंटरप्रेन्योर कि उसमें 4 मेजर फैक्टर्स होने चाहिए, उसके 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्या क्या होगा? नंबर 1 इज़ दैट इट शुड बी इनोवेटिव। इनोवेशन या इनोवेटिव मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, बेसिकली नीचे डेफिनेशन भी दी है। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन होता है टू फाइंड समथिंग न्यू। ओके, जब आप कोई नई चीज़ ढूंढते हैं, बनाते हैं, ठीक है, या नई चीज़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पाते हैं, किसी नए प्रोडक्ट को बना लीजिए या कोई नई सर्विस को निकाल लीजिए, तो दैट इज़ एन इनोवेशन। तो इनोवेटिव मतलब बिजनेस आइडिया आपका ऐसा होना चाहिए जो कुछ नया हो, तभी वो प्रॉमिसिंग है। अगर नया इन द सेंस, अब जैसे सब लोग मिठाई बेच रहे हैं, तुम भी मिठाई दुकान खोल लो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉमिसिंग बिजनेस आइडिया। बट आपकी उस दुकान में कुछ नए आप चेंजेस लाओ, जैसे कोई नई तरीके की मिठाई मार्केट में ले आते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बेंगलोर में एक शॉप है जहाँ पर गोल्ड्स की मिठाई बिकती है, मतलब जो रैपिंग होती है उसकी, जो अर्क चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर एक सिल्वर कलर की एक कोटिंग कराई जाती है। तो उसने क्या चेंज किया, उसने ये चेंज किया कि उसने अपनी मिठाई के ऊपर रियल जो गोल्ड होता है उसकी प्लेट चढ़ा दी। तो दैट इज़ एन इनोवेशन, मतलब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी हम एक नया इनोवेशन ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे दैट शुड बी यूनिक। यूनिक क्या होता है? यूनिक का मतलब हो जाएगा आपका कि वो एकदम अलग होना चाहिए। ठीक है, अगर क्योंकि देखो इनोवेटिव है तो डेफिनेटली इट शुड बी यूनिक। अगर आपका जो आइडिया है वो इनोवेटिव है, उसमें कोई नया इनोवेशन है, कुछ नया आपने फाइंड किया है, कोई नया प्रोडक्ट बना लिया, तो डेफिनेटली उसमें यूनिकनेस भी होगी। नेक्स्ट इज सर प्रॉब्लम। मेरी साइड स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा तुम पहले अपना ऑडियो म्यूट करो, तुम्हारा ऑडियो स्टार्टिंग से ऑन है और अभी नहीं दिख रही, तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका नेट स्लो होगा। आ जाएगा, डोंट वरी, बाकी सब पे आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ अभी मैं आप ऑडियो सुन लो, मैं वीडियो अभी भेज दूँगा आपको, मतलब वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो वीडियो है वो आपको पहुँच जाएगी, तो आप परेशान मत होइए उसके लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अब देखो, दो चीज़ आप कर सकते हो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस पानी है या आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप कोई दो चीज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ कि आपका आइडिया यूनिक हो, इनोवेटिव हो, या दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आइए। क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम का, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सलूशन लेके आते हैं तो डेफिनेटली वो अपने आप इनोवेटिव हो जाता है। जैसे प्लास्टिक जो है वो वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक क्या है कि वो इन्वायरमेंट को हार्म करता है, हज़ार्डस है, कई सारे नुकसान है, कई सारी बीमारियां फैलती हैं। प्लास्टिक का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि प्लास्टिक को डिकम्पोज करने में हज़ारों या कई साल लग जाते हैं। डिकम्पोज करने मतलब खुद से ख़त्म करने में। अब अगर प्लास्टिक को ख़त्म करना है तो उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते हम लोग, तो उसके ऑप्शंस ढूंढे गए कि उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको हम जला दें, या फिर उसको कहीं मतलब अर्थ के नीचे दबा दें, या कहीं पर गड्ढा खोद के हम लोग उसके अंदर भरना शुरू कर दें। तो उससे क्या, देखो पहले दो ऑप्शन ऐसे हैं कि रिसाइकिल और रीयूज़।
तो रिसाइकल और रीयूज़ जो है वो पॉसिबल है, बट उसके लिए हमें एक अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे गवर्नमेंट ने नेटवर्क बना के रखा है कि भाई आप सूखा कचरा अलग डालिए, गीला कचरा अलग डालिए, ठीक। तो उन्होंने इस हिसाब से उसको चेंजेस किए, उसमें उस हिसाब से बदलाव किए। फिर गवर्नमेंट ने पहले देखा कि क्योंकि रिसाइकल और यूज़ में क्या है, वो तभी पॉसिबल है जब सब लोग मतलब इतना ज़्यादा जागरूकता हो लोगों में, इतना ज़्यादा लोगों को पता हो कि हाँ प्लास्टिक हार्मफुल है। क्योंकि हर जगह हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, इवन पानी का बॉटल है, खाने पीने की जितनी चीज़ें सब प्लास्टिक में रैप होके आ सकती हैं। तो हम लोग उतना ज़्यादा रिसाइकल या रीयूज़ में नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो इंसान यूज़ करके फेंक देता है। तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें क्या है, दो ऑप्शन है। या तो कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास आए जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसी टेक्निक यूज़ कर सकें कि प्लास्टिक को हम डिकम्पोज कर पाएँ। या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम प्लास्टिक के प्लेस पे कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आएँ जो अपने आप में जिसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स सारे प्लास्टिक के हों, ठीक है, और वो प्लास्टिक जैसा वर्क करे, मगर वो जो उससे मेन प्रॉब्लम है प्लास्टिक की डिकम्पोजिशन वाली वो ना हो। मतलब दोनों ही ऑप्शन में सेम चीज़ है, या तो आप प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन खोज लीजिए, या तो आप एक ऐसा नया प्रोडक्ट बनाइए जो प्लास्टिक की तरह वर्क करे। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और थर्ड क्या है, सबसे मेन चीज़, देखो कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, इवन वो सोशल एंटरप्रेन्योर ही हो, बट उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है उसका कैरियर बिल्डिंग, यानी कि उसका आइडिया जो भी होगा वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल मतलब हम कुछ पैसे उससे कमा पाएँ, ठीक। जैसे मैंने पहले बताया कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं। अब देखो सोशल एंटरप्रेन्योर्स में क्या है कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स चलो ठीक है समाज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक, मगर सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी कहीं ना कहीं पैसों के लिए ही वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, ठीक। चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको एक्सप्लेन करके जो मैंने एग्जांपल्स अभी आपको बताए आप कोशिश करिएगा लिखने के लिए, तो आप लोग लिख भी देंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। अब देखो जैसे इनोवेशन मैंने बता दिया क्या होता है, इनोवेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊबर फाइंड करना, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार बनाई, एप्पल ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जो कि बहुत सिक्योर है, दैट इज़ एन इनोवेशन, मतलब फाइंडिंग समथिंग न्यू, सम न्यू आइडियाज़। अब अगर डेफिनेशन पे आप जाना चाहते हैं तो यू कैन learn from there what is innovation for business, creating new ideas, new product development through research and development, ठीक है, और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग सर्विसेज ऑल्सो, मतलब आप एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप उसमें भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, जैसे हर साल आप देखोगे एंड्रॉयड में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, हर साल अपडेट आते हैं, ऐप्स में भी अपडेट आते हैं। सो बेसिकली दीज आर इनोवेशन इन द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन, ठीक, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो एक तो ये इनोवेशन हो गया। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यूएसपी। बेसिकली यूएसपी मैंने आपको एडवर्टीजमेंट्स में भी पढ़ाया है। किसी को पता है यूएसपी क्या होता है? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी यूएसपी? किसी को पता है? सर यूनिक सेलिंग कर। हाँ, इसका कोई एग्जांपल आप बता पाएँ, क्या होता क्या है ये, व्हाट इज़ यूएसपी, कैसे यूएसपी फाइंड की जाती है? चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो बताएंगे, ठीक है। मान लो तुम मार्केट में गए, तुम्हारे सामने दो चीज़ है, एक तरफ नेस्ले की मैगी नूडल्स रखी है, एक तरफ पतंजलि का आटा नूडल्स रखा है, कौन सा सेलेक्ट करोगे बताओ, बोलो। नेस्ले ही खाते हैं तो नेस्ले ही लेंगे। क्यों खाते हो, रीज़न बताओ। सर शुरुआत से वही खा रहे हैं तो वही अच्छा लगता है नहीं, इसलिए। जैसे अपनी भाषा में बताओ कि उसका प्राइस। हाँ, इमेज बन गया है, ठीक, इमेज बन गया। अच्छा चलो मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल रखता हूँ, क्यों खाते हो, प्राइस उसका सही है, टेस्ट सही है। सर पहले सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर जरा। प्राइस भी सही।
क्वेश्चन ये है, हाँ सर, एक बार और गए, रिपीट। ठीक है, आप मार्केट गए, आपके पास 20 रुपए हैं, हाँ सर। आपको मैगी खाना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तरफ नेस्ले का मैगी नूडल्स है, एक तरफ पतंजलि का नूडल्स है, आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? सर आप नेस्ले। अधिकतर लोग मैगी सेलेक्ट करते हैं। मैगी सेलेक्ट करने का रीज़न क्या है? उसकी इमेज, उसकी ब्रांड इमेज, उसका टेस्ट, यही दो ही वैल्यू, उसकी दो ही वैल्यू है। यस सर। तो यस सर। ओके, यस। तो अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, राइट? सर यस आप सर। क्वेश्चन बोलते हैं तो इतनी आवाज आ जाती है कि सब समझ ही में नहीं आता है, सब बोलने लगते हैं एक साथ। देखो बेटा, उसमें अब मैं समझाता हूँ यूएसपी क्या है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि वो पॉइंट जिस पे वो प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक, मतलब वो पॉइंट ऑफ फैक्टर जिस पे वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अब वो क्वालिटी हो सकती है, टेस्ट हो सकता है, कलर हो सकता है, प्राइस हो सकता है, उसकी कस्टमर सर्विस हो सकती है, उसका मार्केट में कैप्चरिंग हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो जिस रीज़न से भी वो प्रोडक्ट किसी को पसंद आता है, वो उसकी यूएसपी बन जाती है, ठीक है। इसी यूएसपी से ब्रांड्स अपनी इमेज फॉर्म करते हैं। समझ में आया? निधि मैम Yes. बोले जा रही है। सर आप कॉलेज में हैं क्या? हाँ बेटा, कॉलेज में। आप लोग की छुट्टी नहीं है? नहीं। ओके सर। इसी वजह से इतनी आवाज चलो आ ये रही है। हो गया, यूएसपी हो गया ना। अब देखो यूएसपी का क्या है। यूएसपी को बनाने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका ये याद रखना है कि जिस पॉइंट ऑफ फैक्टर पे आप सामान खरीदते हैं। अब यूएसपी मारूफ के लिए हो सकता है मैगी हो, आकांक्षा के लिए हो सकता है पतंजलि हो, ठीक है। अब जिसके पास देखो, क्योंकि मैगी नूडल्स है वो मान लो 24 रुपये की आ रही है और पतंजलि वाली 20 रुपये की आ रही है। अब जिसके लिए प्राइस यूएसपी का फैक्टर होगा वो सस्ता वाला सामान खरीदेगा, जिसके लिए टेस्ट यूएसपी का फैक्टर होगा वो महंगा वाला खरीदेगा, मगर टेस्ट अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो आप शर्ट खरीदने गए, तो आप शर्ट खरीदते हो तो कई सारी चीज़ें देखते हो ना, पैसा देखते हो, ब्रांड देखते हो, उसके बाद उसकी क्वालिटी देखते हो, कई सारे फैक्टर्स हैं। अब जिसके पास पैसा है वो क्वालिटी देखेगा, मतलब अब उसके लिए फैक्टर क्या है यूएसपी का, कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड का होना चाहिए। अब जिसके पास पैसा कम है, उसको पता है कि वो ब्रांड नहीं ले सकता है, तो वो उसके लिए यूएसपी का मेन फैक्टर होगा प्राइस, ठीक है। देखो मार्केट में 3 तरीके के लोग घूमते हैं, 3 तरीके के कस्टमर होते हैं। एक कस्टमर होता है जो सामान सस्ते में लेगा भले ही क्वालिटी ख़राब हो। एक कस्टमर होता है जो सामान के लिए पैसा ज़्यादा देगा और उसे क्वालिटी अच्छी चाहिए, ठीक। और एक कस्टमर होता है जो सामान ले लेगा भले ही क्वालिटी कैसी हो और पैसा कैसा हो, मतलब उसके पास पैसा बहुत होता है, ठीक। तो ये 3 तरीके के कस्टमर आपको दिखेंगे। तो तीनों लोगों के लिए यूएसपी का फैक्टर अलग अलग होगा। बेसिकली जो यूएसपी का फैक्टर है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइसिंग, क्वालिटी, कस्टमर सर्विस और इनोवेशन, ठीक है। अब आईफोन जो लोग यूज़ करते हैं, तो आईफोन 2 तरीके के लोग यूज़ करते हैं। एक वो जिनके पास पैसा होता है, जिनको शो ऑफ करना है कि मेरे पास आईफोन है, और एक वो जिनको वाकई में आईफोन की ज़रूरत होती है फॉर सिक्योरिटी रीज़न। 2 ही टाइप के लोग होते हैं। तो दोनों के लिए यूएसपी का फैक्टर अलग अलग है, ठीक है। इसलिए जब उसका एडवर्टीज़मेंट बनेगा, जैसे तुम लोग याद होगा एडवर्टाइजिंग पढ़े, उसमें यूएसपी था, तो उसमें क्या था कि जो एडवर्टाइज़ बनाया जाएगा वो दोनों के लिए बनाया जाएगा। इनोवेशन को भी शो किया जाएगा और ब्रांड इमेज को भी शो किया जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें शो होंगी तभी दोनों टाइप के कस्टमर को अट्रैक्ट हम कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, देखो अब इसमें एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाइए, जब भी आप कोई बिज़नेस आइडिया खोजिए, तो बिज़नेस आइडिया में आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए कि हम किस पॉइंट पे सामान बेचेंगे मार्केट में। अगर आप एक टॉफ़ी भी बना रहे हो, सिंपल सी एक छोटी सी टॉफ़ी बना रहे हो, तो टॉफ़ी का भी आपको पता होना चाहिए कि आप किस फैक्टर पे टॉफ़ी सेल करोगे, ठीक है। उसका टेस्ट अलग रखोगे। जैसे पल्स टॉफ़ी है, तो पल्स टॉफ़ी का टेस्ट अलग होता है, ठीक है। मेन चीज़ तो यही है, ठीक।
अब अगर तुम नॉर्मल कोई टॉफ़ी बना रहे हो तो अब टॉफ़ीज़ में क्या होता है, टॉफ़ी बिकती क्यों है? 2 ही रीज़न से बिकती है, या तो उसका टेस्ट फैक्टर होगा या तो प्राइस फैक्टर होगा। ठीक है भाई, या तो टेस्ट के लिए लोगे या तो प्राइस के लिए। अब जैसे डेयरी मिल्क है तो डेयरी मिल्क की चॉकलेट 10 रुपये की भी आती है, और डेयरी मिल्क जो सिल्क या हेज़लनट है वो 80 रुपये 100 रुपये की भी आती है नॉर्मल वाली। तो 80 और 100 रुपये वाली हम तब लेंगे जब हमें किसी को गिफ्ट करना हो या बहुत शौक़ हो खाने का किसी को, तो बात अलग। ठीक, और अगर सिर्फ चॉकलेट खानी है तो हम सिर्फ टेस्ट बेसिस पे लेते हैं। हो सकता है किसी को डेयरी मिल्क ना पसंद हो, किटकैट पसंद हो सकता है किसी को पर्क पसंद हो, मंच पसंद है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं, टेस्ट, कलर, प्राइस, क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, या फिर इनोवेशन या नई टेक्नोलॉजी का यूज़, कलर्स में हो गया, कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, ये सब यूनिक सेलिंग पॉइंट में आता है, यूएसपी में आता है। ठीक, जैसे कॉफ़ी हम घर पे भी बना सकते हैं, पर अगर हम बाहर कॉफ़ी पीने जाते हैं मान लो, ठीक, तो हम वहाँ पे 2 चीज़ें देखेंगे कि या तो कॉफ़ी जहाँ सस्ती मिलती वहाँ जाएंगे, या तो कॉफ़ी का टेस्ट जहाँ अच्छा होगा वहाँ जाएंगे। तो टेस्ट आप तब ढूंढोगे जब आपको शो ऑफ करना हो, सीधी सी बात है। मतलब क्योंकि भाई टेस्ट देखोगे तो महंगाई भी होगी वहाँ पे, और अगर आपके पास 10 ही रुपये है तो आप नॉर्मल सड़क किनारे ही कॉफ़ी पी लोगे, चाय पी लोगे, है ना। तो दोनों चीज़ें। अब इसमें देखो बाकी 2 भी दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये फीचर्स का ये एक्सप्लेनेशन है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ठीक, एक तो आपका ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, और तीसरा हो गया, चौथा हो गया प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मैंने बता दिया कि भाई कोई भी बिज़नेस आइडिया है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो जाहिर सी बात है, याद रखो, उसको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसको उसके आइडियाज़ में प्रॉफिटेबिलिटी शो होनी चाहिए कि भैया आज हम पैसा लगाएंगे, आज हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, साल 2 साल 3 साल बाद हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो, रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो। अगर आपका रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपका जो आइडिया था वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मतलब वो एक अच्छा बिज़नेस आइडिया नहीं है। आइडिया ठीक है, आप सोशल वर्क के लिए भी आइडिया निकाल सकते हो, ठीक है, मगर आपका आइडिया वो मान नहीं रहा। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस आइडियाज़। अब सोर्सेज का देखोगे तो मैंने इसको एक बार क्लासरूम में भी समझाया है, लिखाया भी है मैंने इसको सोर्सेज के बारे में, फिर भी हम लोग इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि कैसे क्या क्या कहाँ से हम लोग बिज़नेस आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ये पूछता है कि हाउ कैन यू जनरेट अ न्यू बिज़नेस आइडिया, और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर बिज़नेस आइडिया। मतलब हमें अगर सोचना हो तो कोई बिज़नेस करना चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से बिज़नेस स्टार्ट होगा, ठीक, तो वहाँ से उसको ये पता होना चाहिए कि बिज़नेस आइडिया कहाँ से निकालना है, कौन सा ऐसा सोर्स है। तो यहाँ पर देखोगे तो A, B, C ये सारे फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए डेवलपमेंट पोटेंशियल जो आपके एरिया और डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, बैकवर्ड एरिया और डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप जहाँ ये सोशल एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहता है उनके लिए अच्छा है, ठीक। उसके बाद अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं, ये इन स्पेसिफाइड सब सेक्टर सच एज फूड प्रोसेसिंग। अब सब सेक्टर क्या होते हैं, जैसे मैंने याद करो एक बार बताया था कि इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में जैसे अब आ गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी सब सेक्टर होते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में भाई एक होता है कि इंजन बनाना, एक होता है कि उसके टूल्स बनाना, एक होता है कि अगर गाड़ियों का जो डेकोरेशन होता है, ठीक है, लोग गाड़ियाँ डेकोरेट कराते हैं, आपने देखा होगा, रिन्यूअल कराते हैं, उसका पेंट करवाते हैं, या फिर डेंट लग गया तो उसको सही कराते हैं, उसके कई सारे सब सेक्टर्स हैं। तो हर सब सेक्टर्स में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। मतलब पहले ये तरीके हैं कि किन तरीक़ों से आप नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। जैसे अब किसी को कोई कहे कि सर मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई सब सेक्टर बताइए, इसके लिए पहले तो आप ये देखिए कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपके पास नॉलेज क्या है, आप किस फील्ड में उतर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को खाने के प्रोडक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो खाने के प्रोडक्ट में फिर उसको देखना होगा कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो खाली है, जो अभी किसी ने कैप्चर नहीं किया। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में जो ब्रेकफास्ट का सिस्टम है, सुबह नाश्ते का जो एक सिस्टम है, वो हमारे यहाँ बहुत ही वीक है। वीक मतलब
हमारे यहाँ नाश्ते को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ खाने को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जबकि जैसे डॉक्टर्स या फिर जो रिसर्चर्स हैं वो ये बता चुके हैं कि हमारे लिए सुबह का जो नाश्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान भाई सुबह सुबह जूस या फ्रूट्स या कॉर्नफ्लेक्स तो खा नहीं सकता हमारे यहाँ, है ना, पॉसिबल भी नहीं है, और ना सबके पास इतना पैसा होता है। तो जाहिर सी बात है हमें इस चीज़ में ध्यान देना होगा कि अब कौन सा सेक्टर है। जैसे अब ब्रेकफास्ट तुमने चुन लिया तो ब्रेकफास्ट में फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई खाना बना सकते हैं जो सुबह सुबह लोग खा पाएँ, या ऐसा कोई जूस बना पाएँ जो कई दिनों तक टिक पाए। तो अब उसमें क्या है, उसके आगे फिर आपको पता होना चाहिए। अब ये काम वही कर सकता है जिसको फूड प्रोसेसिंग की पूरी नॉलेज है, या फिर उसके साथ के जैसे पार्टनर्स होंगे जिनको फूड प्रोसेसिंग की नॉलेज होगी। कहने का मतलब ये आइडिया आप सोचिए, आइडिया के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, मगर आइडिया जब आप आगे के जो स्टेप्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन का या फिर उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसमें आप फेल हो जाओगे क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं। ठीक इसी तरीके से अलग अलग जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में जाके आप देख सकते हो, ठीक है, कंजप्शंस पैटर्न पे देख सकते हो। जैसे कल हम लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पढ़ा था, वो भी है। जैसे देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉसिबिलिटीज़, मतलब किस किस चीज़ों में हम इम्प्रूव, मैंने कल भी बताया था कि जेम्स एंड ज्वेलरी में भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारा नीचे चल रहा है। ठीक, बाकी अगर आपको देखना है तो आप CII, FICCI और ASSOCHAM, ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक, यहाँ पर जा कर के आप सर्च कर सकते हो, आपको डिमांड फोरकास्ट पता चल जाएगी। डिमांड फोरकास्ट क्या होती है कि आने वाले मार्केट में किन चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली, घटने वाली। यहाँ पर जो रिसर्चर्स होते हैं वो लोग अपनी तरफ से चीज़ों को शो करते हैं, मतलब रिसर्चर्स जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ। अब देखो इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लेना। जैसे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पहली चीज़ तो आपको ये याद करना है कि बिज़नेस आइडिया क्या होता है। बिज़नेस आइडिया मैंने बता दिया, ठीक है। बिज़नेस आइडिया क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे याद करने अपने को। इसके बाद USP क्या होता है, उसके बाद आपका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बिज़नेस आइडिया। इतना समझ में आया? ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आप लिख के ले आएंगे, मतलब लिख लेंगे कॉपी में और मुझे शो भी करेंगे। इसके बाद दिया है मेथड्स। मेथड्स यानी अप्रोचेस टू जनरेट आइडिया। अब पहले हमने सोर्सेज पढ़े, फिर अप्रोचेस पढ़ेंगे। अप्रोचेस मतलब मेथड्स जिनके ज़रिए हम आइडिया जनरेशन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, मैंने बताया था व्हाट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ पर 10-15 लोग 20 लोग बैठ करके कोई नया मेथड या फिर कोई नई चीज़ फाइंड करते हैं, अपने अपने आइडियाज़ को देते हैं। ठीक, न्यू वे ऑफ डूइंग ओल्ड थिंग्स, मतलब किसी ट्रेडिशनल चीज़ों में नई चीज़ें फाइंड करना। कन्वर्टिंग हॉबी इनटू बिजनेस। याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी हॉबी और इंटरेस्ट होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। हॉबी ऐसी चीज़ होती है जिसको आप आगे चल करके अपने प्रोफेशन में चेंज कर सकते हैं, जैसे फोटोग्राफी हो गई, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, इम्प्रूविंग इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यूटिलाइजिंग वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड अदर यूटेंसिल्स। ठीक, तो इतना ही करना है अभी, बाकी हम बाद में धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ये 3 पॉइंट लिख लेंगे। नंबर 1 इज़ बिज़नेस आइडिया क्या होते हैं, ठीक है, अप्रोचेस क्या हैं जनरेट के, और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बिजनेस आइडिया। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडियाज़, फीचर्स, उसके बाद आपका हो गया अप्रोचेस। अप्रोचेस में आपके सिर्फ मेथड्स हैं 5, जिसमें मेन ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मतलब आपको 5 लिखने हैं। जब आप लिखोगे, जैसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर बिजनेस आइडियाज़, व्हाट आर देयर अप्रोचेस, या ऐसे आ सकता है व्हाट इज़ बिजनेस आइडियाज़, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग न्यू बिजनेस आइडियाज़। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, समझ में आया? सर आपने जो नोट्स दिया है उसमें नहीं है ये? बेटा ये वही है जो दिया है। अभी
अभी जो इसका प्रिंट आउट निकलवाया हम लोगों ने। प्रिंट आउट क्यों निकलवाओगे, लिख लो कॉपी में, बता तो दिया हमने, 3 टॉपिक लिखो, प्रिंट आउट फालतू की पैसा वेस्ट करो। ठीक है, सर सर हमने सर एक निकलवा बात कहूँ, लिया था बोलो बेटा। सारा प्रिंट आउट। सर मैं ये कह रही थी कि वो जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, हाँ हाँ वो हम देंगे, परेशान मत। सर वो अभी से तैयार कर ले, क्योंकि हमें लग रहा है कॉलेज अब सही से खुलेगा नहीं। अच्छा तुम लोग अपने ये इंट्यूशंस मत बनाओ अपने आप से, ठीक है, जितना बता रहे हैं उतना लिखो। तभी हाँ सर लिखेंगे। हमने अभी पता है एग्जाम के टाइम, यूनिट 1 में हमने 2 क्वेश्चन बताए थे क्या क्या आते हैं, यूनिट 2 में भी हमने बताए थे, अभी इसका भी बता रहे हैं कि इसमें एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ बिजनेस आइडियाज, व्हाट आर इट्स अप्रोचेज एंड सोर्सेज। उसका आंसर हमने लिख लिया, अभी हम भेज दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके, इसको पूरा लिख लो, ठीक है, यही आएगा एग्ज़ाम में, हमने बता तो दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम इसको बंद कर रहे हैं और सब लोग अपना अपना काम कर लेंगे।